So, Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of Center for Law and Security, I warmly welcome my esteemed guests and at the webinar series today. And I'm Rabia Anbar, Research Associate, and will be hosting you throughout this session. So, given the current recent decision of the government of Pakistan of crackdown on illegal immigrants, which includes more than 1 million Afghan refugees and their deportation to their home, we at last felt an imminent need to hold a webinar on the topic of illegal immigrants, refugees, and Pakistan and its route ahead. So I warmly welcome both of the guests, and to have an enlightened discussion, we have Ambassador Ayaz Wazir, and we are also joined by Ambassador Rustam Shah Mohammed. Thank you, sir, for joining us. We are also joined by our Executive Director, Mr. Rahman Azhar. So, keeping in consideration the current Afghan refugee crisis and illegal immigration, I would like to formally begin the session. Sir, first of all, आपके मुताबिक पाकिस्तान ने जो ये डिसीजन लिया है फॉर क्रैकडाउन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स, सर क्या इसकी वजूहात होंगी इसके पीछे, या क्या पॉलिसी फेलियर्स होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अब ये डिसीजन लिया है? मुझसे पूछ रही हैं जी या जी रुस्तम सर, शाह आपसे। साहब जी से? सर। जी बड़ी मेहरबानी मुझे बुलाने के लिए। देखिए, अफगान रेफ्यूजीज की पॉलिसी कोई एक दिन में नहीं बननी चाहिए। अगर बनाई है, मैं उसमें फरूज पे जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 40-45 सालों से ये मसला हमारे गले पड़ा है। तो हमने पहले दिन से इस मसले का सही इलाज शायद न सोचा है और न बाद में सीरियसली कंसीडर किया है। जब ये पहले आते रहे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो, फिर हमें समझ आ जाएगी कि गलती कहाँ पे। जब ये आ रहे थे सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद 1979 में, तो उस वक्त जिया-उल-हक साहब की बादशाही थी पाकिस्तान में। उन्होंने मध्य के अंसार और मुहाजिरीन, अंसार और मुहाजिरीन का रेफरेंस उसमें इन्वॉल्व कर लिया कि वो आ रहे हैं तो हम अंसार का रोल प्ले कर ले। डॉक्यूमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं था। और उस वक्त फाटा मर्ज नहीं हुआ था। फाटा में एफसीआर का कानून था और एफसीआर के नीचे आप बहुत सारे एजेंसियों को वहां पे इजाजत नहीं दे सकते थे। विजिट फाटा को अलाउड नहीं था उस वक्त। लेकिन जब ये लोग आ गए और इनका सबसे बड़ा कैंप मेरे गांव में जेडीनूर कैंप के नाम से मता, अगर आपको पुरानी बात याद हो, तो उस कैंप में दुनिया जहान के जितने भी इदारे हैं उनके दफातर कायम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में अब अफगान जिहाद उस वक्त अमेरिका के भी मफाद में था, वेस्टर्न कंट्रीज, बल्कि सारी दुनिया जमा होकर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान रेफ्यूजीज की मदद करने को तैयार हुआ। तो सारे इदारे आ गए वहां पे उनको खुराक और बाकी चीजें देने की। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसके पास पासपोर्ट है या नहीं। और दूसरी बड़ी कमजोरी या खामी हमारी ये थी कि हमने इनको एक एरिया में रोक नहीं, एक बड़ा एरिया खाली कर लेते जैसे ईरान ने किया है हमारे पास बहुत सारे इलाके, उसमें उनको रख लेते और फिर अब अगर उसको निकालने की जरूरत पड़ती तो आपको मुश्किलात पेश ना आते। आपने पूरा मुल्क उनके लिए खुला छोड़ दिया और बाद में ख्याल आया कि इनकी रजिस्ट्रेशन यूएन के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानी डॉक्यूमेंट इनकी जरूरत है, कुछ की कर ली, कुछ रह गए। तो अभी जो क्लेम हो रहा है कि 1.7 मिलियन गैर रजिस्टर्ड अफगानी है। एक तो इसका अथेंटिक कोई फिगर मुझे नहीं मिला कि ये सर्वे वाकई सही की गई हो, कोई सही फिगर हो कि 1.7 है, मफरूजे पे बात चल रही है। सेकेंडली, जो लोग 79 में आए थे उनमें भी कई लोग हैं जिनके अभी बच्चे बल्कि नवासे यहाँ पैदा हो गए, दूसरा जनरेशन इधर पैदा हो रहा है। तो अब जो यहाँ पैदा हो गए, चलो जो आए थे वो तो अफगान मुहाजिरीन है, इलीगल डॉक्यूमेंट, जो इधर पैदा हो गए उनके साथ आप क्या करेंगे? फिर आप बहाना बना लेते हैं कि हम चूंकि
UN कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, जिसको जेनेवा कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी भी कहते हैं, 1959, लेकिन हमने वो साइन नहीं किया तो हमारे पास वो कवानीन इंटरनेशनली लागू नहीं होते। या हम 1967 जो प्रोटोकॉल था कन्वेंशन, उसके भी हम मेंबर नहीं है। तो गोया इंटरनेशनल कवानीन हमारे अंदर फॉरेन जो नेशनल है, खासकर अफगान नेशनल, उनके रेफ्यूजी स्टेटस पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन इधर एक जरा बात लंबी हो जाएगी, छोटा सा मिसाल दे दो, आधा मिनट लूंगा। लेकिन इधर एक हम अपनी पॉलिसियों की मनफी कर रहे हैं कि 1974 में जब मोजाम्बिक पुर्तगाल से आज़ाद हुआ, अफ्रीका का मुल्क है मोजाम्बिक, आप जानते हैं, तो उस वक्त वहां पे जो मुसलमान आबादी मपूटू के अंदर थी, जिनसे मैं खुद मिला, मेरी वहाँ एक साल पोस्टिंग थी, तो 74 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि अब तुम्हारा पोर्चुगीज नेशनलिटी नहीं चलेगा, मोजाम्बिक आजाद हो गया, अब तुम हमारे नेशनल हो। तो अच्छा। उनकी डेलीगेशन आई प्रेसिडेंट अयूब के पास और रिक्वेस्ट कर ली कि जी हमें नेशनलिटी दे दो, हम नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट मुल्क के नेशनल बन जाए। तो वाइल सिटिंग इन मोजाम्बिक हमने इजाजत दे दी, उनको पासपोर्ट दे दिए। अब वो आज भी आपके नेशनल है, हालांकि वो सारे तकरीबन मेजॉरिटी, आई वुड से 95%, वो इंडिया के सूरत और गुजरात के साहिली इलाकों अच्छा। से अफ्रीका में गए थे। अच्छा, मेरा तो अगर उनको आपने शाह साहब को अभी हम लेते हैं, वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मौके का फायदा उठाते हुए अयाज रजी साहब आपसे ये हमारी देखिए इसमें कोशिश ये है पाकिस्तान की, जो मुझे समझ आती है वो ये कि जिसने बॉर्डर क्रॉस करना है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ करे, पासपोर्ट के साथ करे और वीजे के साथ करे। और जो वीजे की जो रेशो है रिजेक्शन की, अफगानिस्तान में वो हमारी कोई बात होती रही एम्बेसियों से, तो वो कहते हैं कि 0% है, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा जो है वो इसके अंदर इशू। लेकिन अफगानिस्तान जब मैं गया तो हमने वहां पर देखा कि वहां पर ये कल्चर नहीं है, या वो ये नहीं समझते कि पासपोर्ट बनवाना है और पासपोर्ट बनवा के हमने बॉर्डर को क्रॉस करना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि शायद ये मसला सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये मसला बॉर्डर के दूसरी तरफ भी है, कि वहां पर जो लोगों का एक कल्चर है कि हमने बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के हम आ जा सकते हैं। वो अभी भी शायद अपने जो दोनों तरफ ट्राइब्स हैं वो भी यही समझते हैं, वो कहते हैं कि ये उनका जो है वो राइट है। अब इसको अगर बदलना है, अब तो वो किस तरह से किया जा सकता है? क्या ये बदलना मुमकिन है? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या वो नहीं है, कोई लॉ का इशू नहीं है, बल्कि ये कल्चरल और सोसाइटी का भी इशू है। देखें, यहाँ पे दो तरह के लोग आई एग्री विद जो है, लेकिन उसकी तफरीक अगर हम करते हैं तो एक जी। तो वो लोग हैं जो सोवियत यूनियन के आने से या फिर अमेरिका के आने से या अभी तालिबान के आने से जल्दी में हाँ। भाग गए कि हम किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करें। तो उस वक्त फिर ये याद नहीं रहता कि पासपोर्ट किधर है, वीजा किधर है, बच्चों को निकालना होता है, जिंदगी और लाइफ का मसला होता है। तो एक तो ये कैटेगरी जो तीन ग्रुपों में आपके पास आ गई। दूसरी कैटेगरी जिसको आप रेफर कर रहे हैं शायद, हम्म। ये उन लोगों की है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ करीब है, जो ड्यूरंड लाइन ने एक ही ट्राइब को दो हिस्सों में तकसीम किया, जैसे वजीर है, अफरीदी है, मोमंद है। इनके ऐसे घर मैंने देखे कि जिनके दरमियान से ड्यूरंड लाइन जी। गुजरती है। तो उस वक्त जब ड्यूरंड ड्यूरंड एग्रीमेंट हो रहा था, उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इन लोगों को जो रिश्तेदारी है, जिनकी जमीनें क्रॉस द बॉर्डर एक दूसरे की है कबायली सिस्टम के अंदर, उनको ईजमेंट राइट दिए थे कि ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट के बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ताकि गमी और खुशी में और अपने जायदाद के लुक आफ्टर में इनको आने जाने में तकलीफ ना हो। फिर उसके बहुत देर बाद, आपको भी शायद याद हो ना, जी। लेकिन आप छोटे हैं शायद वो याद ना हो, जब हम स्टूडेंट थे तो रेड पास इशू होता था। रेड पास आप ले लेते, वो आपका गोया पासपोर्ट भी होता और आपका वीजा होता। हमारे साथ लड़के जो पढ़ते थे वो वीकेंड पे काबुल जाते, इंडियन हाँ। फिल्में हाँ। देखते, हमारे किस्म
के लोग इस तरह है। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं मानता हूँ, आई एग्री विद यू, कि बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त पासपोर्ट और वीजा जरूरी है, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो इलीगल है वो भी निकालने चाहिए, लेकिन तरीका है वारदात हमारा गलत है। डॉक्यूमेंट होने चाहिए क्रॉस करने के। अब जो ईजमेंट वाली राइट मैंने आपको बताई, उसके लिए आसान तरीका है, हर एक पाकिस्तानी के पास शनाख्ती कार्ड है और अफगानी का भी डॉक्यूमेंट होगा वहां पे। तो अगर उस डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि ये ड्यूरन लाइन के बिल्कुल करीब पड़े रिश्तेदारी है, तो उनको वहां आने जाने की इजाजत दी जाए। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन आप लगा दे कि एक शहर उसके पीछे, जो बड़े बड़े शहर है उनसे आगे उनको जाने ना दे, लेकिन करीबी एक दूसरे को मिलने या जायदाद को लुक आफ्टर करने की इजाजत हो। वो कौन सी बड़ी बात है कि आप नहीं कर सकते? लेकिन अगर आपने बाड़ लगा के उससे मसले हल करने, तो उससे हल नहीं होते। बाड़ आपने लगा भी लिया, थोड़ा सा ऐसा रह गया, लेकिन फिर भी मिलिटेंसी कंट्रोल तो नहीं हो रही। ये पॉलिटिकल डिसीजंस है जो आप उन लोगों के साथ मिल बैठ के, या वो लोग जो इस मसले को सही तौर पे जानते हैं, हैंडल किया है, या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके साथ बैठ के कोई तरीका निकालो। इसका तरीका निकाला जा सकता है, देयर इज अ वेरी इजी वे, लेकिन अब ये इतना वक्त आपके पास नहीं होगा कि मुस्तफसील में जाए। लेकिन ये वक्त आप हालात देख ले, एक तो फलस्तीन, इसराइल और फलस्तीन की वजह से सारी दुनिया का माहौल बदल गया। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर हेरात में जलजला आ गया, वहां तकरीबन 3,000 लोग उसमें मर गए। तो अब इनके दरमियान, इस माहौल के दरमियान, आप इन लोगों को धक्का दे के वहां बॉर्डर क्रॉस करवा दें, तो वैसे भी आप अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्पेस आपकी तंग हो रही है, अब मजीद कम हो जाएगी, फिर आप रोएंगे कि हिंदुस्तान को जगह क्यों मिली। सर, तो इस पे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है सर, रिपेट्रिएशन ऑफ रेफ्यूजीज पे? और क्या पाकिस्तान को इस पे बैकलैश फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के से? देखिए, इंटरनेशनल जो कवानीन है रेफ्यूजीज के बारे में, 1951 कन्वेंशन, जी। यूएन कन्वेंशन, या जिसको जेनेवा कन्वेंशन भी बोलते हैं, और फिर उसके 1967 में एक प्रोटोकॉल भी उसका आया। हम दोनों के मेंबर नहीं है, तो गोया इंटरनेशनल कवानीन पाकिस्तान के ऊपर इस सिलसिले में लागू नहीं होते। तो ये लोग आपके कवानीन के मुताबिक आप हैंडल करेंगे। लेकिन मैंने जो मोज़म्बिक का हवाला दिया, वो इसलिए दिया कि अगर हम चाहें, हम खा उस यूएन के कन्वेंशन के पाबंद हो या ना हो, हमने खुद भी फैसले लिए हैं कि इतने दूर बैठे लोगों को एडजस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई तीसरी जनरेशन पैदा हो रही है, उसको हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट दैट आई वुड रेफर इन दिस केस इज कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेशी, जिसको पुराने जमाने में बर्मीज कहते थे, वो कितने आपके यहाँ आए हैं और कितने आपके पासपोर्ट पे बाहर मुल्कों में सेटल हो गए या अभी भी कराची में रह रहे। तो वाई टू सिंगल आउट ए पर्टिकुलर कंट्री जो आपके दोस्त हैं? आपके 65 वार में आपका वेस्टर्न बॉर्डर उन्होंने आपका को नहीं चढ़ा, बल्कि उसके दिफा की आपको एश्योरेंस दी थी। तो अगर उनकी वजह से आपका हिंदुस्तान के जंग के जमाने में वेस्टर्न बॉर्डर सेफ था, तो अब आप उसको अनसेफ क्यों करा रहे? अब आप इतने अच्छे ताल्लुकात छोटी बात पे क्यों खराब कर रहे? सर रहमान, मेरा सवाल आपसे कि सर, जैसे अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो काफी टाइम से पाकिस्तान की सोसाइटी का पार्ट हैं और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो इनकी एविक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ेगा सर, मुझे इन योर देखिए, ओपिनियन? इसमें अब राबिया दोनों तरफ बात है। हमारे केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि शायद उससे उनके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा होंगी, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, हमारा मुल्क ऐसा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनने में बड़ा वक्त लगता है, फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाते भी नहीं है। तो हमारे जो शहर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप बड़े शहरों में देख लें, कराची जैसे शहर में आपको बहुत बड़ी बड़ी इनकी आबादियां मिलेंगी। इस्लामाबाद के अंदर अभी ये जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है, उसके बाद बड़ी तादाद में जो अफगान रेफ्यूजीज जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो ये वो तमाम चीजें होती हैं जिससे
فرق تو پڑتا ہے کیونکہ پاپولیشن تو بہت طور پر جو وہ بڑی، لیکن جس طرح سے ایاز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ جو ہے وہ کتنے جو ریفیوجیز ہیں یا وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں، جب لوگ آ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کا کیا کرنا ہے۔ آپ کو آپ انہیں واپس بھجوائیں گے، آپ لوگوں کو ناراض کریں گے، نہ صرف افغانستان کی جو ابھی حکومت ہے اس کو بھی ناراض کریں گے، بلکہ سوسائٹی کو بھی جو ہے وہ ناراض کریں گے۔ اس میں پہلے بہت ساری جو ہے وہ ناراضگی پائی جاتی ہے۔ دوسرا، آپ ان کو یہاں پر رکھیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی آلریڈی ایک بہت بڑی آپ کی پاپولیشن ہے، وہ اس پاپولیشن کا بوجھ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پہلے نہیں اٹھا رہا، تو آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے برداشت کریں گے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ریگولیشن کس طرح سے ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، اس میں بہت سسٹمیٹکلی جو ہے وہ چلنا پڑے گا۔ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی، آپ میرا خیال ہے اس کے بعد دوسری ڈیڈ لائن بھی دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پکڑیں گے، کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کریں گے، تاکہ لوگوں کو ایک جو ہے وہ میسج آئے۔ اتنا فری ہینڈ جتنا ایک پہلے یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی اکانومی کی، اکانومی سے میرا کو کچھ لوگ متاثر تو ضرور ہوں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو افغانستان میں جو انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں، وہ یہاں پر کاروبار اس طرح سے نہیں کر سکتے، ان کو بینکنگ چینلز کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کے لین دین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے، جو قبائلی طور پر بھی ان کے ساتھ کئی دفعہ جڑے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ ان کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو ضرور فرق پڑے گا، لیکن آپ کا جو خیبر پختونخوا اور خاص طور پر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر ہے، دیکھیے جو ریفیوجی ہے جو یہاں پر آتا ہے، ان میں سے ایاز عزیز صاحب مجھے بتا سکتے ہیں، زیادہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ان میں سے قبائلی علاقوں میں شاید کم لوگ لکتے ہیں، لوگ ہمیشہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ امریکہ میں آپ سب سے زیادہ ریفیوجیز دیکھیں وہ آپ کو نیو یارک میں ملیں گے، جو ہے وہ آپ کو جو بڑے شہر ہیں سین فرانسسکو کے اندر جو ہے وہ ملیں گے، تو ہمیشہ جو آتا ہے وہ بڑے شہر کا رخ کرتا ہے۔ تو آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو چوک ہوتا ہے، وہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں آپ کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں آپ آئیڈینٹیفائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بڑے شہروں کا ہے اس میں ضرور فرق پڑے گا، آپ کی جو لاجسٹکس ہیں، آپ کا جو رہنا سہنا ہے، آپ گھروں کے رینٹس دیکھ لیں، آپ کاروبار کی اپرچونٹیز دیکھ لیں، تو اس پر فرق پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑنے والا، کہ اگر نہ پاکستان کو بہت زیادہ امداد وہاں سے آتی ہے، جو آنا جو ہے وہ رک جائے گی، نہ یہاں پر لوگوں کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جو کہ افغانیوں نے لے لی، اور پھر اس سے جو ہے وہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کم ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے، یہ سوال زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے، آپ کا جو بارڈر ہے، وہ آپ کا کس طرح سے ریگولیٹ ہوتا ہے، یہ زیادہ اس کا تعلق اکانومی سے زیادہ اس چیز کے ساتھ ہے۔ Right. Sir, we are left with very short time, so بس ایک last ایک چیز میں ایاز وزیر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ کیونکہ ہے میں نے حوالہ دیا، ایاز وزیر صاحب یہ ایک ایسا ریفیوجیز کا مسئلہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ کے اندر بہت سارے میکسیکن جو ہیں وہ آتے ہیں، انلیگل ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی اگلی نسل بھی ہے، یہی چیز یو کے بہت سارے یورپین کنٹریز میں بھی ہے۔ ہمارا کیا کیس ان سے مختلف ہے آپ کو لگتا ہے؟ کہاں پر آپ جو ہے وہ جو ان کے ریفیوجیز ہیں یا انلیگل امیگرینٹس ہیں ان میں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں جو ہے وہ کس طرح سے کمپیریزن کریں گے، اگر آپ یہ 1-2 منٹ میں کر سکیں؟ دیکھیے، فرق ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ان ملکوں نے ایسے لوگوں کے لیے پہلے سے قوانین بنائے، اب بہت سارے انلیگل لوگ پاکستان بھی کوشش کرتے ہیں کسی طرح برطانیہ چلے جائے یا یورپ کے کسی ملک میں بھی، بٹ فوکس برطانیہ پہ، امریکہ پہ، تو جب وہ انٹر ہو جاتے ہیں فوراً وہاں پہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، امیڈیٹلی دے سرینڈر، ڈاکومنٹ دے لیتے ہیں، اور کوئی بہانہ لگا لیتے ہیں کہ ملک میں ہمیں
खतरा है, अफगानिस्तान जंग या बट वो फलाना, रडार बहुत में आ सारी जाते हैं। बातें होती है। बहरहाल, तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस रडार में आ जाते हैं, फिर उस पर टाइम लगता है। उस टाइम के अंदर वो उस मुल्क से जा नहीं सकते, ट्रेवल डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिलते। अगर ट्रेवल डॉक्यूमेंट मिल भी जाए तो पाकिस्तान के अलावा 2 3 4 8 10 मुल्क उनको इजाजत है, पाकिस्तान में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से तो ये एसाइलम के लिए आया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर उसको रेगुलराइज किया जाता है। तब तक उसको वहां पे एकोमोडेशन भी गुजारे का देते हैं, और सबसिस्टेंस लेवल की उनको पैसे भी देते हैं कि उस पर वो जिंदा रह सके। तो हमारे लोग माशाल्लाह बड़े उस्ताद हैं, वो उनसे वो मुराद भी लेते हैं और कहीं और मजदूरी भी करते हैं। बहरहाल, आपने अफगानियों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बना, हम्म। आपने मुहाजिर और अंसार वाली पॉलिसी से शुरू ठीक। कर ली। अब आए हैं उस पे कि जी इनसे हमारी जान छुड़ा। ठीक। ये कोई ये मुझे कोई तरतीब या कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आ रहा। चले, इंडिविजुअल फैसले हैं, किसी ने कह दिया आने हमने दो, आने गले दिया। लगा लो, अच्छा, अब फिर किसी दूसरा ने मेरा कह बस दिया मेरे ख्याल निकाल है दो, टाइम धक्का जो दे है दो। वो वी हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो राबिया ने जो है वो क्लोजिंग करनी है, सो Thank you so much, sir, for this enlightened discussion. Thank you so much, sir, for your precious time, and we hope to collaborate with you in future. Thank you, both of you. ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।